हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ममता ओम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एल्टेरिया का फुल टेस्ट छठा सेट टेस्ट हम लोग देखेंगे जो अंतिम प्रहार का सेट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। साइन से शुरू है इसका पहला क्वेश्चन। भ्रमर के दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र को साबुन से रगड़ने पर रोकी जा सकती है। इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए, भ्रमर का दंश जो है अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, और साबुन एक क्षार उसे निष्क्रिय कर देता है। तो यही इसका आंसर है। आंसर ये हो गया। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? क्या है ये? नाइक्रोम है। नाइक्रोम क्या है? अभंगुर होने के कारण बहुत कठोर है और उच्च गलनांक के कारण ये बहु धातु तन्य है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षेपक है? ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन, एक गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन, ये सभी जो दिए गए तत्व हैं, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया का ही परिक्षेपण है। यानी कि यदि हम आसपास हो रहे परिवर्तन को देखते हैं तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? तो एक समीकरण दिया हुआ है, इसके बारे में कहा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर 1 और 3 गलत है। तो हम देखते हैं कि लेड अपचायित हो रहा है, ये सही है इसका। सॉरी, ये गलत है इसका। और कार्बन डाइऑक्साइड उपचायित हो रहा है, ये सही है। कार्बन उपचायित हो रहा है, नहीं। लेड ऑक्साइड अपचायित हो रहा है। ठीक है, तो 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि गलत कथन कौन कौन सा था? तो 2, 1 और 3 था। कांच का उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। तो इसको कैसे हम लोग उत्कीर्ण खरोच सकते हैं? तो देखिए, हीरा से, और दूसरा है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। इसको हम लोग उत्कीर्ण कर सकते हैं, उसमें कुछ लिख सकते हैं। कांच पर उत्कीर्ण या खरोचने के संबंध में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से ग्लास या नक्काशी एक लोकप्रिय तकनीक है, और हीरे से तो होता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ये भी सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, नहीं। जब एसिटिक अम्ल है तो बेंजोइक अम्ल क्या करेगा? तो आंसर 3 ये जो है गलत है कथन। चौथा है, सिरका एक परिरक्षण के रूप में भी प्रयुक्त होता है, ये सही। अचार बनाने में किया जाता है इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। ए नंबर इसका आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन चुने। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? वो बढ़ती है। ठीक है, ये कथन इसका सही है। दूसरा कथन जो है गलत है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, नहीं। आयनन विभव का मान बढ़ता नहीं है, बल्कि ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान जो है घटता है। आयनन विभव का मान घटता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है तथा इसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है, ये सही है। सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है। दिष्ट धारा सदैव एक दिशा में बहती है, डायरेक्ट करंट। तो ये भी सही है। यानी कि 1, 2, 3 इसका सभी कथन सही है। तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और देखें कि मतलब बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। 9 नंबर का कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, हाँ होता है। सीधा होता है और बिंब के समान दिखाई देता है, ये कथन सत्य है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का जो वाम भाग है प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति ही दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग के ही भांति दिखाई, ये गलत है कथन। तो इसका आंसर सिर्फ एक हो जाएगा। देखते हैं क्यों गलत है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंब का जो वाम भाग का प्रतिबिंब होता है वो दक्षिण भाग की भांति दिखाई पड़ता है, और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, बिंब के समान ही दिखाई पड़ता है।
सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक सूची 1 में राशि दिया गया है और सूची 2 में मात्रक। आवृत्ति को हम लोग किस में मापते हैं, तो इसका मात्रक हर्ट्ज है, ध्वनि का डेसिबल है, ऊर्जा का कैलोरी है, उष्मा का अर्घ है। 10 का देखिए आवृत्ति का हर्ट्ज, ध्वनि का डेसिबल, ऊष्मा का ऊर्जा का अर्घ है और ऊष्मा का कैलोरी है, तो ऊष्मा का कैलोरी हो जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित क्या क्या होता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। देखिए दूरी का मान 0 होता है, दूरी कभी 0 नहीं होता, ये हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, तो ये गलत हो गया। दूरी का मान जो है वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होता है, ये भी गलत है। विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान के 2 गुने बराबर होता है। देखिए विस्थापन का मान जो है 0 होगा। इसका हम डिफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर सिर्फ सी है, यानी कि यही कथन चौथा वाला सही था। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के बाद वस्तुओं की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति समान होती है, इसलिए इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन 0 होगा। देखिए कथन 1, 2, 3 असत्य है, क्योंकि वस्तु द्वारा निर्धारित पथ की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं और दूरी का मान कभी भी क्या होता है, 0 नहीं होता है। वस्तु द्वारा निश्चित दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के 2 गुने के बराबर होता है। विद्युत जनरेटर मूल रूप से किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो देखिए ये चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करती है। किस पर काम करती है, इस सिद्धांत का प्रणेता कौन थे, तो माइकल फेराडे ने इसको दिया था। फ्लेमिंगो के लेफ्ट हैंड थंब रूल का संबंध इलेक्ट्रिक मोटर की कार्यप्रणाली में विद्युत धारा, गति और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के निर्धारण में किया जाता है। तो ये किस पर काम करती है, चुंबकीय प्रेरण, यानी कि आंसर ए हो जाएगा 12 का। यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरे करती है तो आवृत्ति क्या होगी, तो ये सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है 8 हर्ट्ज। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम अल्फा कण को रखेंगे, फिर न्यूट्रॉन को रखेंगे, फिर प्रोटॉन को रखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को। यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण एक समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो इन कणों को उनके वेग के बढ़ते हुए क्रम के रूप में निरूपित करते हैं। तो अल्फा कण के बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण का वेग न्यूनतम है और इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो देखिए इसमें रासायनिक परिवर्तन है तो सब्जियों का पकने पर उसका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी जो है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंग में विभक्त होना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। गीली मिट्टी सूखने पर भंगुर हो जाना, फिर गीली मिट्टी हो जाएगा। नमक का पानी में घुलना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसका आंसर बी हो जाएगा 15 का। संघ फोरी फेरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। इसका आंसर देखते हैं। इसमें उत्तकों का अभाव होता है, ठीक है, दूसरा सही है। यह द्विकोरिकीय एवं असमित होते हैं, यानी कि ये एक मतलब कोई एक स्टैंडर्ड साइज का नहीं होता, ठीक है। तो इसका आंसर है गलत। कौन सा कथन है, तो एक है, ये स्थानबद्ध छिद्रयुक्त पूर्णतः पानी समुद्री जीव है, ये नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसके जल स्थानबद्ध छिद्रयुक्त एवं पूर्णतः जलीय होते हैं। ये अधिकांशतः समुद्री में पाए जाते हैं, किंतु स्पंजीला जैसे स्पंज स्वच्छ जलीय स्रोतों में भी पाए जाते हैं। और ये द्विकोरिकीय यानी कि बाह्य जनस्तर और अंतर जनस्तर युक्त और समित एवं कोशिकीय पुंज युक्त शरीर वाले जंतु होते हैं। इसमें उत्तकों का अभाव होता है। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है, तो देखिए पहला आधार क्या है, केंद्रक का आकार, नहीं, केंद्रक की स्थिति, ठीक है। दूसरा है राजधानी का आकार, जंतु कोशिका में छोटा होता है, वहीं पे पादप कोशिका में बात करें तो बड़ा होता है। राजधानी की संख्या, ये भी है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, तारकमय, डिक्टियोसोम और लवक। देखिए एक इसका आंसर नहीं है, ये नंबर वाला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी 2, 3, 4, 5,
सॉरी 4 5 6 8, ये भी नहीं है, डी भी नहीं है, डिक्टियोसोम भी नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता देखते हैं। जंतु तथा पादप कोशिका में प्रमुख अंतर, जंतु पादप केंद्रक का जो आकार होता है ना समान होता है, परंतु स्थिति जो है उसकी असमान होती है। जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है और पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है। यही आकार में अंतर है। निम्न में से शरीर में रेखित पेशियों के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो रेखित पेशी को कंकाली या देहिक पेशी भी कहते हैं। क्या ये सही है? इसमें से क्या को पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये सही है। रेखित पेशी को कंकाली या देहिक पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशियां हाथों, पैरों, गर्दन आदि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। ऐच्छिक पेशी जो होती है गति एवं गमन में सहायक होती है, इसकी उत्पत्ति मीसोडर्म से होती है। तो ये सभी कथन जो है सत्य है, तो इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक होती है। तो अंतर्द्रावी जलिका और राइबोसोम की इसमें भूमिका अधिक होती है प्रोटीन संश्लेषण में। आंसर बी हो जाएगा 19 का। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, क्योंकि क्या होता है इसमें, तो इसमें ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं, और जब इसको मतलब एक अच्छा वातावरण मिलता है तो ये जैविक भी हो जाते हैं। ये सजीवों में तो ये गलत है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए, विषाणु जीवित या निर्जीव के मध्य कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, क्योंकि ये पोषक यानी होस्ट कोशिका के बाहर निर्जीव कणों के रूप में रहते हैं, लेकिन पोषक कोशिका में ये पहुंचते ही सजीव के लक्षण इसमें आ जाते हैं, और स्वयं के गुणन एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए साधन नहीं होते हैं, बल्कि ये पोषक कोशिका के साधनों का उपयोग करके रेप्लिकेशन द्वारा जनन करते हैं। इसमें डीएनए आरएनए में से कोई एक आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। विभाजो उत्तक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, देखते हैं कौन सा है। तो इनकी कोशिका भित्ति पतली और लचीली होती है, असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सही है। इसमें पाया जाने वाला जो जीव द्रव है वो पतला होता है, नहीं। इनमें कोशिका के मध्य स्पेस नहीं पाया जाता, ये ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन गलत था, तो 2 नंबर का। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों है गलत, इसमें जीव द्रव पतला होता है, देखते हैं। असत्य है, क्योंकि इसमें पाया जाना जीव द्रव जो है सघन या गाढ़ा होता है, ना कि पतला होता है। कथन मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अस्थि और शरीर में उपस्थिति, टिबिया। अच्छा, इसमें कौन सा युग्म मतलब सुमेलित युग्म है। टिबिया ये पैर की अस्थि है, सही है। इलियम, इलियम आँख मेखला की है, नहीं। ह्यूमरस हाथ की अस्थि है, नहीं। देख लेते हैं इसका आंसर तो ए हो जाएगा, टिबिया पैर की अस्थि है। इलियम फ्यूबियस इक्चियम कुल्हे या पेल्विक रिड्स की अस्थियाँ है। ठीक है। ह्यूमरस बाह भुजा की अस्थि है, जबकि रेडियस अलगा हाथ की अल्ना। क्लेवियल कॉलर बोन, स्केपुला कंधे या अंश मेखला पेक्ट्रोल गिरडल्स की अस्थियां हैं, जबकि टार्टस टखने की अस्थियां हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। टमाटर क्या शाक प्रकार के हैं, सुमेलित नहीं पूछा, ये सही है। आम वृक्ष है, ठीक है। नींबू एक झाड़ी है, ठीक है। मनी प्लांट शाक नहीं है, ये एक लता है। ठीक है, मनी प्लांट जो है शाक नहीं बल्कि आरोही लता का उदाहरण है। ये कमजोर तने वाले पादप होते हैं जो भूमि पर सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होती है। उपरोक्त में से किस जीव की विशेषता को संदर्भित करता है ये। इस जीव में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें पुनर्उत्थान की क्षमता पाई जाती है, मतलब फिर से वो बन सकता है टूटने पर भी। तो ये सब जो है हाइड्रा की विशेषता है। क्या क्या है, इस जीव में मुकुलन पद्धति विधि द्वारा प्रजनन होता है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है और ये पुनर्उद्भवन की क्षमता इसमें होती है। IVF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, गलत कथन देखना है। एक स्वस्थ स्पर्म को प्रत्येक परिपक्व अंडे में सीधे इंजेक्ट करने के लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, ये सही है। माँ के गर्भाशय से अंडे निकालने के लिए कैथेटर का उपयोग किया जाता है, ये कथन जो है इसका गलत है। क्यों, देख लेंगे आगे।
माँ के कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, ये भी सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, गलत है ये। देखिए, माँ के गर्भाशय से एग निकालने के लिए सक्शन विधि का प्रयोग किया जाता है, ना कि कैथेटर का, ठीक है। जबकि माँ के गर्भ में प्रयोगशाला में विकसित भ्रूण को स्थापित करने के लिए कैथेटर का प्रयोग किया जाता है। कनुप्रिया अग्रवाल जो थी, इनका नाम अन्य नाम दुर्गा भी था, ये पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह धरातल से धरातल पर मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है, इसमें केवल द्रव प्रणोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। आगे क्या है, यह 1 टन नाभिकीय बारहेड को 7500 किलोमीटर की दूरी तक फेंक सकता है। सही कथन का चयन करें। सही उत्तर सिर्फ एक ही है इसमें, बाकी सभी गलत है। देख लेते हैं अग्नि 4 के बारे में। ये अग्नि 4 श्रृंखला की चौथी मिसाइल है, जिसे अग्नि 3 प्राइम के नाम से जाना जाता है। इसकी मारक क्षमता जो है 2500 से 3500 किलोमीटर है, और यह 1 टन वारहेड को वहन कर सकता है, ठीक है। मार्क ऑप्शन में कितना दिया हुआ था, 1 टन नाभिकीय वारहेड तो ठीक था, लेकिन 7500 किलोमीटर दूरी जो है वो गलत है। दूसरा है, ये 2 चरणों वाली मिसाइल, इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इसे सड़क मोबाइल लॉन्चर के से दागा जाता है। अग्नि 7 मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और परमाणु आयुधों को ले जाने में भी सक्षम है, ठीक है। अग्नि 1, अग्नि 2 के बारे में भी, 3 के बारे में भी दिया हुआ है, पढ़ लें दोस्तों इसको। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, इसका कौन सा कथन सही उत्तर चुनना है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना, यानी कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव हुआ, सही है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। दोनों ही कथन इसका क्या है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है, तो डिजिटल हस्ताक्षर देखिए, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है, सही है। इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में यह प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। देखिए, इसका आंसर सभी जो है सही है, डिजिटल हस्ताक्षर। भारत के निम्नलिखित संचार उपग्रह में किसका सफल प्रक्षेपण भारत के भूमि से नहीं किया गया है। तो देखिए, GSAT-17 का प्रक्षेपण भारत से नहीं किया गया है। फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से यूरोपियन एरियन 5 BA-238 व्हील लॉन्च व्हीकल्स के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसे भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षा यानी कि GTO में स्थापित किया गया, और इसका जीवन काल जो है 15 वर्षों तक है। मालवेयर क्या है, तो मालवेयर एक ट्रोजन हॉर्स या नेटवर्क के माध्यम से फैलने के लिए स्वयं की प्रतिक्रिया बनाता है। एडवेयर विज्ञापन में आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। रेवेन्सवेयर जब तक मांगी गई धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए बाधित कर देता है। तो ये क्या, इसमें से कितने युग्म सही है। इसमें देखिए 2, 3 कथन जो है, 2 और तीसरा जो है सही है। तो मालवेयर जो है ये क्या है, एक सार्वभौमिक शब्द है जिसका प्रयोग हानिकारक या अनुचित रूप से दखल देने वाले सॉफ्टवेयर के विभिन्न रूपों, जिसमें कंप्यूटर वायरस, बोट्स, ट्रोजन इत्यादि शामिल है, को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ट्रोजन, हार्सेज, रैमनेसवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्केयरवेयर तथा अन्य दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत आता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ से 31 नंबर का क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन थे। तो ये कौन थे, स्वामी विवेकानंद। आंसर सी हो गया 31 का। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पत्र पत्रिकाएं हैं सूची 1 में, और सूची 2 में प्रकाशन स्थल है। देखिए, गदर जो है, कहाँ से इसका प्रकाशन किया जाता था, तो ये किया जाता था गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से। बी का 1 इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन जो है ये पेरिस से किया जाता था, नहीं लंदन से किया जाता है। इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन से। वंदे मातरम का जो प्रकाशन है ये पेरिस से किया जाता था, और फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन जो है पेंकाबूर से किया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
इंडियन सोशियोलॉजी 1908 ईस्वी में लंदन से प्रकाशित किया जाता था। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके प्रकाशक थे। गदर 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से गदर दल के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। वहीं पे वंदे मातरम देखें तो 1909 में पेरिस से किया जाता था मैडम भीकाजी कामा। फ्री हिंदुस्तान जो है 1908 में बेंकाबूर से किया जाता तारकनाथ दास के द्वारा। तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से यंग हस्बैंड अभियान दल को भारत के किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने भेजा था? तो किसने भेजा था? लॉर्ड कर्जन ने भेजा था इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कुल कितने कथन सही है ये देखना है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रचलन है ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। ये कथन क्या है? सही है। होज विद्रोह 1820 से 21 में तत्कालीन बिहार में होने वाला एक प्रमुख आदिवासी विद्रोह आंदोलन था। ये भी सही है। मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा को जगत पिता धरती बाबा भी कहा जाता है। ये भी कथन सही है। देखिए 1921 में मोपला आंदोलन का जो केंद्र था ये महाराष्ट्र नहीं था बल्कि कहाँ था? तो ये केरल था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 कथन सही है और सी हो गया आंसर। ये चौथा कथन गलत है। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो ये कौन था? मोहम्मद शाह थे। 35 का ये हो जाएगा। इसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला। किस देश के व्यापारिक कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था? क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। ये पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। कथन कारण है उस पर विचार करना है। 1857 के विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में ये असफल रहा। हाँ, ये तो असफल रहा ही। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए थे। ये क्या सही है? देखिए दोनों ही कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रही है, क्योंकि देखिए बहादुर शाह जफर को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में सभी जो रियासत थे, महत्वपूर्ण रियासत थे, वो नहीं स्वीकार कर पा रहे थे उस समय। तो ये सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से समाचार पत्र जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित, मतलब क्रांतिकारी आतंकवाद के ये वकालत करते थे, यानी क्रांतिकारी टाइप से ये समाचार पत्र थे। तो देखिए ये संध्या जो था, कहाँ से है ऑप्शन? काल जो थे ये सही है। उसके बाद हम देखें लीडर नहीं था, संध्या भी था, और एक है न्यू इंडिया। ठीक है, युगांतर यंग इंडिया किसका था? महात्मा गांधी का। युगांतर और लीडर नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 1 3 4 1 3 5। ठीक है, 1 3 5। देखिए काल, संध्या और युगांतर जैसे समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद का समर्थन पुरजोर तरीके से किया था। युगांतर और संध्या नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बंगाल से किया गया था और काल का प्रकाशन महाराष्ट्र में होता था। इन समाचार पत्रों में क्रांतिकारियों के कार्यों को सही बतलाते हुए उनके समर्थन में अनेक लेख लिखे जा गए थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो शिव दयाल साहब के द्वारा की गई थी, राधा साहब सत्संग की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 का जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर बिहार में हुआ था, वार्षिक अधिवेशनों के क्रम में यह कौन सा क्रम था? तो ये 27वां क्रम था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे RN मधुलकर। क्या नाम था इनका? RN मधुलकर। और ये 27वां अधिवेशन था, 1912 में संपन्न हुआ था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों के वार्ता करने की जो क्षमता थी के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। नरम दल और गरम दल दोनों जो है अलग अलग सोच विचार के जो दो धारा थे उसमें आपसी विश्वास का जो अभाव था, इसीलिए कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यक्तिगत राज्य यानी कि रियासतों के सही कलाक्रम को प्रदर्शित करता है? देखिए सबसे पहले सतारा को इन्होंने हड़पा था 1848 ईस्वी में, उसके बाद जेतपुर को, उसके बाद सॉरी ये नहीं, डी आंसर है, सतारा, जेतपुर, झांसी और नागपुर को। ठीक है,
तो देखिए सतारा को 1848 ईस्वी में, उसके बाद जेतपुर और संभलपुर को 1849 में, उसके बाद बघाट को, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, 1850, उसके बाद उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। कथन और कारण: 1857 की क्रांति के परिणाम भारतीयों के पक्ष में भी रहे। 1857 की क्रांति ने भारतीयों में क्या किया? आत्मबल में वृद्धि की और उसमें राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न की। देखिए, हालांकि ये जो क्रांति था यह सफल रहा था, लेकिन इसमें भारतीयों को जो है ना आगे का जो पृष्ठभूमि है स्वतंत्रता आंदोलन का, उसको तैयार करके रख दिया, और धीरे ही सही लेकिन हम लोगों ने स्वतंत्रता हासिल की। तो इसका दोनों ही कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने इसकी संज्ञा दी थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। दरअसल जो है भारत के ये कथन जो है सही है, ठीक है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिंक थे। दरअसल भारत के गवर्नर जनरल का पद का जो सृजन है 1833 ईस्वी में किया गया था, और विलियम बेंटिंक जो है 1828 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे, और 33 से 35 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जनरल बने। भारत का जो अंतिम गवर्नर माउंटबेटन नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदाड़ो का जो विशाल स्नानागार का क्षेत्रफल कितना था? तो ये 1800 वर्ग किलोमीटर था। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई लगभग 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर थी। ऋग्वैदिक नदियां हैं और उसका आधुनिक नाम है, इसको सुमेलित करना है। जैसे पुरुषनी, पुरुषनी किस नदी के नाम को कहा जाता था? तो ये रावी नदी को कहा जाता था पुरुषनी, ठीक है। सदानीरा ये गंडक का नाम था। विस्थाता ये झेलम का नाम था, और दस्वती ये घग्घर का नाम था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन जो है सत्य है ये देखना है हमको। गौतम बुद्ध कर्म विश्वास करते थे। देखिए, गौतम बुद्ध कर्म विश्वास करते थे, ठीक है। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, ये भी सही है। गौतम बुद्ध निर्माण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, ठीक है। गौतम बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। इसीलिए इसका आंसर 3 कथन सही हो जाएगा, इसका सी आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम्पी कर्नाटक स्थित विरूपाक्ष मंदिर से हड़प्पा कर्नाटक स्थित विरूपाक्ष मंदिर जो है ये शैव धर्म से संबंधित था, ये सही है। भागवत संप्रदाय के अंतर्गत भक्ति के 8 रूपों की चर्चा की गई है, ये गलत है। वैष्णनगर का गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का ज्ञात प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, ये भी सही है। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश स्थित 64 योगिनी मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित एक प्रमुख मंदिर है, ये गलत है। आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा। देख लेते हैं। देखिए, जो भागवत संप्रदाय के अंतर्गत भक्ति के 8 रूपों की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति यानी कि 9 रूपों की चर्चा की गई है। वहीं भेड़ाघाट जो मंदिर है 64 योगिनी का मंदिर, ये वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर नहीं है, बल्कि ये शाक्त धर्म के संबंधित है, ठीक है, शाक्त धर्म से। मौर्य साम्राज्य का एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? तो ये सुवर्णगिरी में थी। कहाँ थी? सुवर्णगिरी में। देख लेते हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, तो वहीं पे अवंती का उज्जैनी, कलिंग का तोसली, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी और प्राची या पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी थी। और ये 5 प्रांत में विभाजित था पूरा मौर्य साम्राज्य। कथन कारण है। सामंतवाद का जो विकास है वो उत्तरोत्तर काल की कृषक संरचना की एक प्रमुख विशेषता थी। हाँ, ये सही है। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग में अस्तित्व में आया। दोनों ही कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रही है। गुप्तोत्तर काल में ही ये शुरू हुआ था। भूमि का जो दान है वो काफ़ी अधिक बढ़ गया था।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में डैश राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करें तो किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाया था। आंसर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं निम्नलिखित जिन शिलालेखों से प्राप्त हुई है वे कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो देखिए आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तर मेरूर शिलालेख मतलब जगह से प्राप्त हुए हैं चोलों के बारे में। 9वीं से 12वीं शताब्दी के इसके शासनकाल के दौरान पता चलता है। बख्तियार खिलजी 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था उस समय? यहाँ पे लक्ष्मण सेन का शासन था और उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सन 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बागदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ और जिससे इल्तुतमिश इस्लामी मान्यताओं के अनुसार एक वैध सुल्तान बन गया। ये सही है। इल्तुतमिश ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार जो है नौरोज को बड़े शान शौकत से मनाने की परंपरा मतलब प्रथा आरंभ की थी। ये कथन गलत है। ये बलबन इल्तुतमिश ने नहीं की थी बल्कि किसने की थी? तो ये बलबन ने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ कथन एक सही है इसका। निम्न में से किस मध्यकालीन इमारत में घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सबसे पहले अपनाई गई थी? तो ये अलाई दरवाज़ा जो था इसमें अपनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया है, कुतुब मीनार के निकट बनवाया है। निम्नलिखित में से कौन सा रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गीतावली लिखी गई है, विनय पत्रिका, दोहावली लिखी गई है। साहित्य रत्न की जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ये साहित्य रत्न जो है गोस्वामी तुलसीदास की रचना नहीं है। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए उचित शब्द के आधार पर करें। 59 का क्वेश्चन। मुगल काल में मुहतसिब क्या थे? तो यह एक लोक आचरण अधिकारी था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि समाज में अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए एक अधिकारी। शिवाजी के प्रशासन और विभाग के बारे में मैच करना है। सुमंत क्या था? तो सुमंत जो थे वो विदेश मंत्री थे। क्या थे वो? विदेश मंत्री थे। सरे नौबत बहुत महत्वपूर्ण पद था। सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना उसका काम था। बकिया नबीस जो था राजा के दैनिक कार्य तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखते थे। कह सकते हैं इसको बकिया नबीस को आधुनिक काल में पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। सुरुनबीस ये राजकीय पत्र व्यवहार के प्रभारी थे। सुरुनबीस। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 60 का क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने राज्य प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर 8 प्रधान की व्यवस्था की थी जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। प्रत्येक मंत्री उसका उत्तरदायित्व निम्न प्रकार से था। ओ अच्छा, इसकी का डिफिनेशन है ना। 61 का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान कथन कारण है। भारतीय संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को लागू किया गया था। ये देखिए कथन गलत है क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं था, वो अप्रत्यक्ष था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में कराया गया था। ये सही है। चुनाव कराया गया था लेकिन डायरेक्ट चुनाव नहीं था। राज्यों के विधान परिषद मतलब विधानसभा से इसे चुन लिए गए थे। भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के पद और उनके कर्तव्य और शक्तियों, लेखाओं का प्रारूप जो है तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन संबंधित उपबंध किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद इसको याद कर लीजिए 148 से 151 तक है। कितना है? 148 से 151 तक। संविधान के भाग 5 में अध्याय 5 में 48 से 151 तक है। 148 में इसका पद का उपबंध है। फिर 49 में 149 में कर्तव्य और शक्तियाँ हैं। 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। 151 में संघ परीक्षा प्रतिवेदन यानी कि लेखा जोखा। सूची में संविधान की अनुसूचियाँ हैं और विषय वस्तु है। तो देखिए तीसरी है, 5वीं है, इसका एक जगह करने से होगा, एक जगह तो आएगा नहीं। देखिए तीसरी अनुसूची में जो है इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप का जो बात है संवैधानिक पदाधिकारियों के उसके बारे में कही गई है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का नियंत्रण के बारे में बात कही है। 7वीं में भाषाएं हैं। हमको तो गलत लग रहा है यहाँ।
9वीं में कुछ अधिनियम विनियमों को विधिमान है, ये भी सही है। 8वीं में भाषा होनी चाहिए। 7वीं में सूची होनी चाहिए, 3 सूची जो है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के किन किन क्षेत्रों में संशोधन किया गया था? तो देखिए, प्रस्तावना में किया गया था, नीति निर्देशक तत्व में किया गया था और मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे, तो मूल कर्तव्य में भी किया गया था। मूल कर्तव्य तो जोड़ा ही गया था, ठीक है, आंसर सी हो गया। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो किसको कर सकता है? अब तो हटा दिया, पहले लोकसभा में भी कर सकता था, अब केवल राज्यसभा में 12 ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत किए जाने वाले प्रावधान को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेखा अनुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है। क्या अनुमति प्रदान करती है? तो एक निश्चित अवधि के लिए राज्य की जो संघ की संचित निधि है, भारत की जो संचित निधि है, उससे धन निकालने के लिए ये ऑर्डर देती है, तो आंसर सी हो जाएगा। भारत में जो मताधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है? ये सांविधिक अधिकार है, संविधान के द्वारा ही दिया गया है, लेकिन संवैधानिक नहीं है बल्कि सांविधिक अधिकार है। ये अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी और स्वतंत्र इकाई क्या कहलाती है? देखिए, ग्राम पंचायत कहलाती है। सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। भारत के उच्चतम न्यायालय से किसी संवैधानिक या विधिक मामले में सलाह लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 143A में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर सलाह ले सकते हैं जो भारत के सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम में की दृष्टि से किस क्रम में है? तो ये 15वां है, व्यक्ति के क्रम में। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बन चुके हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत के ई माइग्रेंट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए, माइग्रेट का बात करें तो माइग्रेशन यानी कि विदेश में प्रवास करने वाले भारतीय श्रमिक की सुरक्षा करना इस पोर्टल का मेन उद्देश्य। आंसर सी हो जाएगा 71 का। 72 का पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भौगोलिक सूचना प्रणाली पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मूल है, ठीक है। इसने विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सुधार किया है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2। ये गलत है, ये अलग चीज़ है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP, ये अलग चीज़ है। आमतौर पर उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में जाने वाले अरोरा को हाल ही में लद्दाख में देखा गया है, ठीक है। आमतौर पर उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में देखे जाने वाले अरोरा लद्दाख में देखा गया। लद्दाख जैसे निचले अक्षांशों पर अरोरा का दिखाई देना क्या दर्शाता है? तो अरोरा का दिखाई देना सौर गतिविधियों में वृद्धि को दिखाता है, ठीक है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये झारखंड को मिला है। उत्तर प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पर है। ये आंसर गलत नहीं है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है नई दिल्ली में इसकी घोषणा की गई थी। तो ओडिशा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पहला पुरस्कार जीता, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो ये जो बी दिया है गलत है ना, तो ओडिशा होगा, ये होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में घोषित अभियान का क्या नाम है? तो इस अभियान का नाम है संविधान गौरव अभियान। आंसर बी हो जाएगा। ऑर्फन ड्रग का उपयोग किस प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है? ऑर्फन ड्रग दुर्लभ लोग के इलाज के लिए किया जाता है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए ऑर्फन ड्रग तक पहुंच में सुधार के लिए निर्देश जारी किए हैं। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है इस साल का? तो हांगकांग, जो दक्षिण कोरियाई लेखक है, हांगकांग को मिला 2024 के लिए। अपने काव्य जो है तीव्र काव्यात्मक गद्य के लिए इनको जाना जाता है।
हाल ही में किस संगठन ने प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट जारी किया है? तो ये विश्व बैंक ने जारी किया है। हाल ही में किस देश ने 2030 तक पशुधन उत्सर्जन पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू करने की योजना की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है? ये डेनमार्क है। क्या नाम है इसका? डेनमार्क। आंसर बी होगा इसका। पेंट पिंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो अरुंधति राय को दिया गया। भारत की प्रसिद्ध लेखिका हैं। आंसर डी हो जाएगा इसका आंसर। कभी कभी समाचार में आने वाले ब्लैक कोट सिंड्रोम किससे संबंधित क्या है ये? तो देखिए, ब्लैक कोट सिंड्रोम जो है लंबी मुकदमाबाजी प्रक्रियाओं, बढ़ती लागत और लगातार देरी से डर से अदालत के रुख करने में व्यक्तियों की हिचकिचाहट होती है। सही बात है। ब्लैक कोट सिंड्रोम लोग कहते हैं कि डॉक्टर का घर और मतलब डॉक्टर और ये न्यायालय दो जगह कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रतिवर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 2024 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार बैटरी प्रौद्योगिकी को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा किसी भी नोबेल पुरस्कार को प्रदान करने में शामिल नहीं होती है। विपरीत में से कौन सा कथन ये सत्य है? देखते हैं। इसका कथन 1 और 3 सही है, यानी कि जो दूसरा कथन था वो गलत था। 6 श्रेणियों में से दिया जाता है, ठीक है। और 2024 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी में प्रगति के लिए दिया गया था, ठीक है। भारत में कौन सा देश मालाबार अभ्यास में अस्थायी भागीदार है? निम्नलिखित में से कौन सा देश मालाबार अभ्यास में अस्थायी भागीदार है? तो ये 4 देशों का है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। और यही सब मिलकर के क्वाड का भी गठन किया था। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें सही है? भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। सही है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था। ये भी सही है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित शब्द 5 म्यूचुअल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये क्या है? एक चीन भारत द्विपक्षीय संबंधों को निर्देशित करने वाला एक सिद्धांत है, 5 म्यूचुअल्स। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन इसमें सही है? देखिए, कथन 2 सिर्फ सही है। तो प्रत्येक आपराधिक मामले में तलाशी और जब्ती की अनिवार्य ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान करता है, जहां अपराध के लिए 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो। आजीवन कारावास की नहीं, 7 वर्ष उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो तो भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान करता है। आंसर 2 इसका सही है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किए गए संपूर्णता अभियान का प्राथमिकी उद्देश्य क्या है? तो आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में प्रमुख संकेतों की संप्रीति प्राप्त करना इसका प्राथमिकी उद्देश्य है। रुद्रम 2 एक प्रकार का क्या है? तो रुद्रम 2 क्या है? रुद्रम 2 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल। क्या है ये? एंटी रेडिएशन मिसाइल। हाल ही में समाचार में रहे कोलंबो प्रोसेस। क्या है कोलंबो प्रोसेस? तो श्रम प्रवाह से संबंधित एक श्रम प्रवाह से संबंधित वार्ता था, ये कोलंबो प्रोसेस में हुई है। हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास था? सी डिफेंडर्स ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास था। 1990 का आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है? तो यह एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हाल ही में उन्नत ALM इन्फ्लेक्शन 2.5 का अनावरण किया गया, जो पाई पर्सनल असिस्टेंट चैटबॉट को सशक्त बनाता है और एक प्रतिस्पर्धी इन हाउस मॉडल के रूप में स्थापित या एक अद्वितीय सहानुभूतिपूर्ण फाइन ट्यूनिंग को प्रदर्शित करता है, जो कोडिंग और गणित जैसे IQ क्षेत्रों में उत्कृष्ट है। रियल टाइम बेस्ड वर्क बहुत बड़ा है, बाप रे। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित यांगडे घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है।
यांगडे घोषणा मलेरिया उन्मूलन से। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द बाकायामा सोर्यू किसका घोतक है? तो बाकायामा क्या था? एक जीवाश्म है। जापान के बाकायामा प्रांत में खोजे गए जीवाश्म का नाम क्या है? बाकायामा सोर्यू। बिहार के किस शहर में नीतीश कुमार ने राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो ये राजगीर में किया। आंसर बी हो जाएगा 94 का। हाल ही में बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने 50 ग्राम पदार्थ जब्त किया। वह कौन सी रेडियो सक्रिय धातु है? तो इसका नाम है कैलिफोर्नियम। क्या नाम था? कैलिफोर्नियम इसका नाम था। 95 का डी आंसर हो जाएगा। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि अतिक्रमण आरोपों के कारण चर्चा में रहा था? ये कावरताल झील जो है ये बिहार के बेगूसराय जिले में है और ये अतिक्रमण के कारण काफ़ी चर्चा में रहा था। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिसर का उद्घाटन किया? तो श्री नरेंद्र मोदी आए थे। आंसर सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक जो गांव है आईआईटी फैक्ट्री के नाम से ये मतलब मशहूर हो गया है, काफ़ी मान्यता मिली है? तो गया में है पटवा टोली। कौन सा तेल दिग्गज कंपनी तेल और गैस की संभावना तलाशने के लिए बिहार में जो है कुआं खोदने की योजना बना रही है? तो ये ओएनजीसी यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। 99 का आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण से संबंधित व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये बिहार सर्वेक्षण ट्रैकर। 100 का ये आंसर हो जाएगा। से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन शुरू होता है। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में जीडीपी के गणना हेतु आधार वर्ष क्या रखा है? तो 2011-12 रखा है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा 2011-12। निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2005 में हुआ था एवं इसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे। देखिए 2005 में नहीं 2004 में हुआ था। भारत में कृषि वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च को माना जाता है। ये गलत है क्योंकि ये वित्तीय वर्ष को माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ना ही 1 ना ही 2। सही देखते हैं क्या है इसका। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष सोमपाल थे और कृषि वर्ष जो 1 जुलाई से 30 जून को माना जाता है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से किया गया था? तो ये किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना से। 1966 में हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव के संदर्भ में अंतर्गत शामिल नहीं थे। तो क्या नहीं थे शामिल इसमें? भारी उद्योगों पर बल दिया गया था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर बल दिया गया था। ठीक है, सी नहीं था इसका। देश के विकास में विदेशी पूंजी के महत्व को ही मान्यता दी गई थी। उद्योगों को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, ये नहीं था। रैंप स्कीम किससे संबंधित है? तो रैंप स्कीम जो है सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग हेतु समर्पित है रैंप स्कीम। फ्लड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया जो है फ्लड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अर्थव्यवस्था निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को घटाया जाता है। देखिए गलत है क्योंकि बैंक दर जो घटाएगा तो मुद्रा का कमी कहाँ होगा। तो घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया जाता है। ठीक है, बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देती है। ये सही है, कथन 2 इसका सही है। निम्न कथनों में से कौन सा उपकरण मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग नहीं है? ठीक है, कौन सा भाग कह रहा है नहीं है? तो देखिए सीमांत आवश्यकता ये नहीं है, साख का राशनिंग ये भी नहीं है और नैतिक प्रभाव ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो वैधानिक तरलता अनुपात इसको मौद्रिक नीति में अपनाया जाता है। खुले बाजार की प्रक्रियाएं ये भी अपनाया जाता है मात्रात्मक उपकरण के रूप में। तो इसका आंसर 1, 2, 4 हो जाएगा जो कि नहीं है। निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है?
देखिए, राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है? असत्य का। सही है ये, असत्य नहीं है ये कथन। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी का आवश्यकता इंगित करता है। ये भी सही है। तो कौन इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। दोनों ही डिफिनेशन सही है, प्राथमिक घाटा का और राजकोषीय घाटा का। देखिए, प्राथमिक घाटा पिछले ऋणों पर ब्याज भुगतान सहित सरकार की उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है, वहीं प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी आवश्यकता को इंगित करता है। एम नरसिंहन कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक को किस अनुपात में अंशधारिता दिया गया था? तो 50-15-35 के अनुपात में, यानी 50% केंद्र सरकार, 15 जो है संबंधित राज्य और 35 जो प्रायोजक बैंक था वो। ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जा रहा है। देखिए, घास का भूमि है और उस कौन सा ये महाद्वीप में या देश में पाया जाता है? तो कंबोज कहाँ पे है? तो ब्राज़ील में है। पंपास ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में है। बेल्ट जो है ये कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। लानोस जो है ये वेनेजुएला में है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? तो ये प्रवाल रोधिका है। क्या है? एक प्रवाल रोधिका। आंसर ये हो जाएगा 112 का। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल भारत में ही पाया जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सही है कथन ये। कचनार का प्रयोग फोड़ा यानी कि अल्सर के या दमा रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी कथन सही है। इसका आंसर 1, 2 दोनों ही कथन सही है, हो जाएगा। आंसर सी हो गया इसका। निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है ये देखना है। सॉरी, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। तो देखिए, इसमें सभी कथन असत्य है, तीनों ही कथन असत्य है। हम लोग देख लेते हैं सही कथन को, पूरा पढ़ना होगा। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न होता है। यह भी देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों ही तरंगों को अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल P तरंगों के पहुंचने तक को ही दर्ज करते हैं और S तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, दोनों ही प्रकार के तरंगों के लिए क्या है? ये शैडो जोन है। महाद्वीपों में भूप्रपट्टी की मोटाई महासागरों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। देखिए, ये गलत है, क्योंकि कम नहीं होती है बल्कि अधिक होती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्लभता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है और यह ठोस अवस्था में है। ये कथन जो है सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल पहला कथन जो है वो गलत था। निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नलिका से नीचे से जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है और यह गहराई में पाई जाती है। तो ये किसके बारे में कह रहा है? लोकोलिथ के बारे में कह रहा है, लेकोलिथ के बारे में कह रहा है। पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पोलर फ्लिंग बल जो है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आंसर बी हो जाएगा 117 का। प्लेट दिया हुआ है और अवस्थिति दिया हुआ है। कोकस प्लेट, नाजका प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट निम्नलिखित में से कितने युग में सुमेलित है? तो इसमें देखिए 2 युग में सुमेलित है। कोकस प्लेट जो है कहाँ कहाँ है? तो ये मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इसका निम्नलिखित प्लेट दिया हुआ। कोकस प्लेट यह मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नाजका प्लेट यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच है। अरेबियन प्लेट नाम से ही पता चल रहा है, यह अरब प्रायद्वीप के भूभाग पर सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट यह एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है।
कैरोलिन प्लेट या न्यू गिनी के उत्तर में प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में है। फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में है क्रेनियम प्लेट। फ्यूजी प्लेट ये ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पूर्व में स्थित है। फ्यूजी प्लेट जो नदियाँ जड़ोल पंखों से बहती है वे प्रायः अपने वास्तविक बाह्य मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती बल्कि अपना मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो इसे जल वितरिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? जल वितरिकाएँ, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं इसको। 119 का ए आंसर हो जाएगा। इन कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें से सत्य कथन का चयन करना। ड्रमलीन जो है हिममध्य प्रवाह दिशा को बताता है, ठीक है। ड्रमलीन हिममध्य सम्मुख भाग स्ट्रॉस कहलाता है, जो पृष्ठ भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। दोनों ही कथन सही है। ड्रमलीन। नेपाल हिमालय कहाँ अवस्थित है? तो नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदियों के बीच अवस्थित है। देखिए 4 तरह के हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया था। तो पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज नदी के बीच। हिमायू की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच। तो नेपाल हिमालय की बात करें तो काली और तीस्ता नदी के बीच। और असम की बात करें तो तीस्ता और तिहांग नदी के बीच। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? लक्षद्वीप समूह अमीनो द्वीप और कोनारे द्वीप में 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित होती है। ये कथन सही है। लक्षद्वीप एटाल प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। सही है। दोनों ही कथन सही है। 122 का सी हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये रुद्रप्रयाग में होता है। विष्णुप्रयाग जहाँ पर धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है। कर्णप्रयाग जहाँ पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है, वहीं पर रुद्रप्रयाग मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। झील है और नदी है। निजाम सागर और भी है इसमें। उपरोक्त में से कौन सा जो है सुमेलित है, ये पूछ रहा है। अच्छा ठीक है। तो देखिए झील जो है उकाई है ताप्ती नदी पर ही है। निजाम सागर कृष्णा नदी पर ही है। राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल नदी पर ही इस झील का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ये तीनों ही कथन सही है। देगाना राजस्थान किस खनिज संसाधन का मुख्य भंडार है? ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है देगाना, ठीक है। जैसे राजस्थान में खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जा रहा है। इसके बाद तो होना चाहिए जीएस का क्वेश्चन। और बिहार के राजनीति इतिहास के संदर्भ में वैशाली का जो एक ऐतिहासिक महत्व है, ये क्या क्यों प्रसिद्ध था? ये दुनिया के पहले गणराज्य का जो जन्मस्थली है वही है वैशाली। बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग को कब पूरी की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है। बिहार की पहली विधान परिषद की संरचना क्या थी? देखते हैं। देखिए इसमें 24 निर्वाचित सदस्य होते थे और 19 मनोनीत सदस्य होते थे। पहले जो विधान परिषद थे उसका जो गठन किया गया था। स्थापना 1912 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 50%। 30 जुलाई 2022 तक बिहार में कितने नगर निगम की स्थापना की गई है? तो 19 नगर निगम। महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस तारीख को, मतलब किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी 1913 को। गठन हुआ था 1912 में। ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो ये गया जिले में है। इसका काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व भी है। इसका उल्लेख रामायण, महाभारत और बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। स्वामी शाहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी शाहजानंद जो है बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी पटना में। 1906 में स्थापित की थी। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो महादेव लाल सराफ, इनके ही द्वारा किया गया था। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? देखिए 1912 में जो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग होने की याद में इसी दिन मतलब घोषणा किया था, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये पुनपुन मिलती है फतुहा के पास। इसके साथ ही 150 तक क्वेश्चन ख़त्म होता है दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा लगे, सीरीज अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।